हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि डाइपोल का बिहेवियर कैसा हो जाता है जब उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो देखो, इसको हम दो तरह से एनालाइज करते हैं कि डाइपोल के ऊपर कितनी टॉर्क एक्ट कर रही है, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। डाइपोल को जब रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स को, है ना। और डाइपोल की और फील्ड की जो इंटरेक्शन एनर्जी है, या फिर आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें कितनी वेरिएशंस आ रही हैं। और इन पे कुछ एग्जांपल्स हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉर्क से। तो देखो, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपके सामने ड्रॉ कर दी हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में मैं एक डाइपोल रखने वाला हूँ। तो लेट्स से ये मेरे पास एक डाइपोल है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज डाइपोल का। अब देखो होगा क्या कि ये जो डाइपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल पे है ना। तो ये फील्ड लाइन क्या करेंगी, फील्ड लाइंस चार्जेस पे फोर्स लगाएंगी, है ना। तो इस पे बेटा फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी F2 फोर्स। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना। F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ही होगा। लेकिन डायरेक्शन कैसी है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, है ना, ये डायरेक्शन ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं, बट कैसी हैं, सेम मैग्नीट्यूड की हैं, तो इसको कपल कहा जाता है। अंडर द कंडीशन कि दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, उनके बीच कुछ डिस्टेंस हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों लाइंस के बीच भी कुछ डिस्टेंस है। लेट्स से कि डाइपोल की लेंथ d थी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कितना होगा, ये होगा d साइन ऑफ थीटा। So this is the distance between the line of force of these two forces F1 and F2. So by the definition of torque, torque को हम कैसे लिखते हैं, torque होता है force into perpendicular distance, है ना। क्या होता है, force multiply by perpendicular distance between the forces, perpendicular distance between the forces या between the line of action of the forces, है ना। अब फोर्स को तो मैंने F लिख दिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, D साइन ऑफ थीटा था। F की वैल्यू बेटा कितनी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, D साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क हमने यहाँ तक लिख लिया। बट हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है हमें, कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये होता है। तो देखो यहाँ पर चार्ज भी है, यहाँ पर डिस्टेंस भी है, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी ई साइन ऑफ थीटा। तो देखो पी ई साइन ऑफ थीटा तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये भी रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ना, टॉर्क की कैलकुलेशन करने के लिए। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये आएगा पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस तरह से बेटा ये लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम टॉर्क का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। आसान था। चलिए, तो यहाँ से देखो हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर सकते हैं, कि आप नोट्स में लिख सकते हैं कि टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, व्हेन साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। अब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री पर होगा। इसका मतलब है कि जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ना दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं, तो टॉर्क कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू 0। मिनिमम वैल्यू कितनी है टॉर्क की, 0 है, इतनी है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो तो सिंपल पी ई होगी। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, पी ई,
और वो कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। व्हेन साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट थिंग आती है कि वर्क डन कितना हुआ, है ना। अगर हम इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा रोटेट करवाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, थीटा से डी थीटा आगे बढ़ते हैं, तो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन से ही बेटा हम निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिल्कुल धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, और मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको फिज़िक्स सिखा के ही रहूँगा, है ना। बिल्कुल हर पॉइंट कुछ नहीं छोड़ रहा, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं सारी की सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बस आपका काम क्या है कि इनके नोट्स बनाने हैं, इनको रिवाइज़ करना है, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको सब दिखाऊंगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब फार्मूला बेस्ड होते हैं, स्पेशली नीट लेवल में, वो सारे मैं डिस्कशन में लेके आऊँगा आने वाले लेक्चर्स में। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगेन देखो क्या सिचुएशन है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये डाइपोल है, एंड दिस डाइपोल इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बेटा कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मान लो कि ये डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट किया गया, थोड़ा सा रोटेट किया गया, यहाँ अब पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ये जो रोटेशन हुआ ना, ये जो इसको मैं लिख रहा हूँ डी थीटा से इसको रोटेट किया गया। अब एक्चुअल सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअल सिचुएशन क्या था कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डाइपोल रखा हुआ था मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस पे जो फोर्सेस लग रही थी, है ना, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही थी बेटा, जिसको मैंने F1 और F2 लिखा था, तो वो क्या कर रही थी, वो फोर्सेस, ये फोर्स जब इस चार्ज पे लगेगी तो ये इसको इधर घुमाएगी और ये वाली फोर्स इसको इधर घुमाएगी। तो फाइनली ये क्या कर रही हैं कि डाइपोल को अलाइन कर रही हैं, है ना, ये डाइपोल मोमेंट है ना, तो एक फोर्स तो इसको ऐसे घुमा रही है और ये वाली फोर्स इस पे टॉर्क इस तरह से लगा रही है। तो टॉर्क कैसा लग रहा है इस पे, है ना, क्लॉकवाइज, कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है। और क्लॉकवाइज लगने से क्या हो रहा है कि ये फोर्सेस क्या कर रही हैं, ट्राई टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्सेस क्या कर रही हैं, फोर्सेस आर ट्राइंग टू अलाइन द डाइपोल along द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्सेस ये करने की कोशिश कर रही हैं, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर टॉर्क कैसा था, क्लॉकवाइज था ना, ये क्लॉकवाइज था, बट जो हमने एंगल लिया है एक्चुअली हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो फोर्सेस के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो इसको इधर लेके गया नहीं, तो ये मैंने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगी, इसको क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको एंटी क्लॉकवाइज किसने घुमाया, एक्सटर्नल फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन by some external force, by external force, ठीक है। तो ये हमने एक्सटर्नल, अब देखोगे ये तो है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। इसका मतलब थीटा और टॉर्क या डी थीटा और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए धीरे धीरे सीखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क डन से शुरू करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियल सिचुएशन कुछ ऐसा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, बिल्कुल आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये कुछ बेटा थीटा इनिशियल बना रहा था, इसको डी थीटा से रोटेट कर दिया गया, है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब इसको, पहले तो ऐसे था, अब इसको डी थीटा से
रोटेट कर दिया गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, है ना। तो अब जो एंगल है इसका, अब कुछ थीटा फाइनल है। अब कितना एंगल है ये बना रहा है, थीटा फाइनल एंगल बना रहा है, पहले थीटा इनिशियल एंगल बना रहा था, है ना। कितने से चेंज किया, तो डेल्टा थीटा कितना हो गया, चेंज इन एंगल कितना हो गया, डी थीटा से हमने रोटेट किया है। सो इस रोटेशन में जो वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सो वर्क डन बाय द external force on the dipole to rotate it by d theta। ठीक, तो ये कैसा लिखेंगे हम, ओके। सो ये वर्क डन हो गया बेटा। ऐसा वर्क डन को क्या लिखा जा सकता है, क्या डेफिनेशन होती है, अगर मैं वर्क डन की डेफिनेशन देखूं तो ये होता है टाउ टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। अब बात को ध्यान से सीखना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो टॉर्क थी, ये किसके कारण थी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेकिन जो हम इसको रोटेशन दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, वो हम दे रहे हैं। तो ये जो टॉर्क होगी, ये किसके कारण होगी, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एंटी क्लॉकवाइज तो कभी घूम ही नहीं सकता, है ना। तो इसने तो इधर घूमा है, ये इधर गया है इस तरह। तो अब थीटा भी, डी थीटा भी कैसा एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक टॉर्क डी थीटा। टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन आया था, टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था पी ई साइन ऑफ थीटा, तो डी थीटा। इस तरह से बेटा ये एक्सप्रेशन बैठेगा। अब आप इसको लिख सकते हो कि वर्क डन किसके बराबर होगा, P और E दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूँ। इस तरह से साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन किया जाएगा। जब आप साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन करते हो वो कितना आएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। सो वर्क डन कितना होगा, माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा फाइनल माइनस कॉस ऑफ थीटा इनिशियल। फाइनल लिख लेते हैं ना, फाइनल और इनिशियल। इस तरह से माइनस के साइन को अगर मैं एडजस्ट करता हूँ तो ये लिखा जाएगा पी ई कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, किसके कारण है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा तो दोनों में रिलेशन होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा देयरफॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हो, वो कितना होगा, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, नेगेटिव पी ई कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। इसको एडजस्ट करें तो ये आएगा पी ई कॉस ऑफ थीटा फाइनल माइनस कॉस ऑफ थीटा इनिशियल। दिस इज द वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसा ठीक है। चलिए ये दोनों एक्सप्रेशंस हमने देख लिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन कैसा होगा, बट हमें पहुंचना है पोटेंशियल एनर्जी तक ना। अब पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो भी देख लेते हैं। वो रिलेशन होता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस।
और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये कैसी होती है, कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द, और कितना वर्क डन है, ये है पीई कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा इनिशियल, इतना है बेटा। ठीक, ये आपके पास आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको इस तरह से डिब्बे में डाल सकते हो और इसको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हो। यहाँ पर हमें, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं लेट थीटा इनिशियल इक्वल्स टू 90 डिग्री एज रेफरेंस। ये हमने मान लिया कि थीटा इनिशियल जब 90 डिग्री पे है तो वो रेफरेंस एंगल है। तो थीटा फाइनल इक्वल्स टू सिंपल थीटा लिख रहे हैं। तो जब थीटा इनिशियल 90 डिग्री होगा तो जो हमारे पास इनिशियल एनर्जी होगी, देखो ये जो कॉस इनिशियल है ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इनिशियल एनर्जी को। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंगल। अगर हमने इनिशियल एंगल कितना मान लिया है 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी तो फाइनल कितनी होगी, तो फाइनल को सिंपली हम यू लिख देते हैं, वो होगी माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब यू को हम लिख सकते हैं पी नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई वेक्टर फॉर्म में, ऐसा लिखा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी को, या फिर कैसा लिखा, माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा लिखा जा सकता है। ठीक, तो अभी तक आपने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है। एक तो रिजल्ट देखा है टॉर्क का, टॉर्क का रिजल्ट क्या आया, टॉर्क आया पी ई साइन थीटा। फिर आपने वर्क डन देखा ना, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल के कारण कितना आया, वो आया पी ई कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये लिखा हुआ है ना, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल। फिर क्या आया, फिर आपने एक देखा वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे पी कॉस ऑफ फाइनल माइनस कॉस ऑफ इनिशियल, ऐसे लिखा जाएगा। एक एक्सप्रेशन आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का भी लिखा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। बाकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का एक्सप्रेशन सेम होगा, देख सकते हैं आप, है ना। थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल लिखा जाएगा, तो ये होगा पी कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगर दो एंगल दिए गए हैं तो आप इस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अदरवाइज सिर्फ यू देखना हो तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या फिर माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा लिखा गया है ना। और इसको भी क्या लिखा गया है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखा गया है। ठीक है, हमने इतने फॉर्मूले देखे हैं अभी तक। अब देखो, ये डाइपोल जो है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन करने की कोशिश करता है। कैसे, वो देखते हैं। तो हेडिंग लिख लो, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, हेडिंग लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। कि जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म फील्ड में हमने एक डाइपोल रखा हुआ है। अब ये जो डाइपोल है ये अपने आप रोटेट करेगा, है ना। और किस तरह होना चाहेगा, ये
रोटेशन के बाद कैसा हो जाएगा, आपको क्या लगता है ना? कौन सी सिचुएशन अटेंड करना चाहेगा? ये बेटा ये वाली सिचुएशन अटेंड करना चाहेगा, ऐसे। तो यहाँ पर पी वेक्टर भी ऐसा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड पे है। इसका मतलब थीटा कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो ये इसकी स्टेबल सिचुएशन है। ये कौन सी सिचुएशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली बात, थीटा की वैल्यू तो 0 होगी। और क्या होगा? नेट फोर्स, जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। क्यों 0 होती है? क्योंकि इस पर आपको पता है दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी? अपोजिट डायरेक्शन है तो नेट फोर्स हो जाएगी 0, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इक्वल्स टू 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, नेट फोर्स 0। टॉर्क भी कितना होगा? टॉर्क होगा पी ई साइन थीटा, तो साइन 0 0 होता है, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस पी ई कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी ई। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और जब भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। ओके, अनस्टेबल सिचुएशन क्या है इसकी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि डायग्राम थोड़ी सी अलग है। कि जैसे ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना। और अब डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया? तो थीटा हो गया बेटा 180 डिग्री, ठीक है। अब भी फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स 0 ही रहेगा। नेट टॉर्क भी कितना रहेगा? 0, क्योंकि साइन ऑफ 180 डिग्री अगेन 0 होता है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। क्या लिखते हैं? पी ई कॉस ऑफ 180 डिग्री लिखेंगे, है ना। तो कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो ये आपको बना देगा इतना। तो ये कंडीशंस हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्लियर होगी बातें? बहुत अच्छा है। चलिए, अब जो फॉर्मूले हमने लिखे थे उन फॉर्मूलेज पे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं, सो दैट कि आपकी ये थ्योरी अच्छे से आपकी पकड़ में आ जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर का, जो कि 30 डिग्री पे रखा हुआ है। मतलब जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल ऐसा है। इनिशियली कितने एंगल पे है? 30 डिग्री एंगल पे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आपको दिया रखा है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो आपको टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है। कर लेंगे? क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, फार्मूला बेस्ड ना। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है पी ई साइन ऑफ थीटा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बच्चा अटैम्प्ट करता है 12th क्लास में तो उसको हर छोटी छोटी बात को सीखते जाना है। अब ये मैं ये नहीं मान के चल रहा कि इसको सिर्फ ड्रॉपर बैच वाले ही या जेई एडवांस वाले बच्चे ही देख रहे हैं। बिल्कुल नीट लेवल का बच्चा भी, बिल्कुल जो जिसने फ्रेश स्टार्ट किया है 12th क्लास, वो भी इसको देखेगा। तो ये हमारे पास p का वैल्यू हो गया और e का वैल्यू है 5 × 10⁻⁴, ठीक है। और साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आपके पास आएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सेकंड कहता है कि अगेन आपके पास एक डाइपोल मोमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁻18 कूलम मीटर, है ना, विच इज लाइंग along the uniform electric field, which is lying along the uniform electric field। ठीक, और उसका वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री। कैलकुलेट द वर्क डन in rotating the dipole by 60 डिग्री। अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पहले अलाइन थे, है ना, लाइंग अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब थीटा इनिशियल कितना था बेटा 0 डिग्री था, और बाद में ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया डाइपोल, और दोनों के बीच थीटा का वैल्यू हो गया ना फाइनल, थीटा फाइनल कितना हो गया 60 डिग्री। सो द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, सो मैं एक्सटर्नल कैलकुलेट कर रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या होगा PE cos ऑफ थीटा इनिशियल माइनस cos ऑफ थीटा फाइनल। ठीक, तो P का वैल्यू पुट करते हैं 5 × 10⁻⁻18, E का वैल्यू है 4 × 10⁻⁴, cos इनिशियल है 0 डिग्री और ये है 60 डिग्री। cos 0 1 होता है, 5 4 = 20, -18 + 4 cos 0 cos 61/2 होता है। तो ये टर्म तो आ जाएगा हाफ, है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ और 20 को सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -14 आ जाएगा। सो इट्स कम्स आउट टू बी -13 वर्क डन। और वर्क डन क्या किस में लिखते हैं आप ना, जूल्स में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसा होगा। थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड में कहता है कि इनिशियली आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर है इस तरह से ना, नॉर्मल टू द फील्ड लाइंस है। फिर इसको क्या किया, ये है इनिशियली। नाउ द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। नाउ द orientation of the dipole is rotated by 180 डिग्री। तो आपसे पूछता व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, ये पूछा गया। अब देखो बेटा कि इनिशियल सिचुएशन तो आपको गिवन है, फाइनल सिचुएशन को क्या कह रहा है, फाइनल सिचुएशन का मतलब हो रहा है कि अब डाइपोल ऐसा है, अगेन 90 डिग्री पे है ना, जब 180 डिग्री से घुमा देंगे तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इनिशियल एंगल थीटा इनिशियल कितना है 90 डिग्री, थीटा फाइनल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0। सो वर्क डन कितना होगा 0। अब वर्क डन का जब फॉर्मूला लगाएंगे PE
कॉस ऑफ इनिशियल माइनस कॉस ऑफ फाइनल, ऐसे। तो पी और ई को तो एज इट इज़ रहने दो, कॉस इनिशियल भी ज़ीरो, फाइनल भी ज़ीरो, सो वर्क डन कम्स आउट टू बी ज़ीरो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ना एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या कहता है कि आपके पास इनिशियल सिचुएशन है, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डाइपोल। तो इनिशियली ऐसा है, ये है डाइपोल। तो इनिशियली थीटा इनिशियल तो हो गया 0 डिग्री। फिर कहता है नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे और डाइपोल ऐसा हो गया, है ना। बल्कि थीटा 2 कितना हो गया या थीटा फाइनल कितना हो गया, 180 डिग्री। सो व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन। अब वर्क डन की जब आप कैलकुलेशन करेंगे, अगेन आप क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल, पी ई कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री, पी कॉस 0 1 होता है और 180 डिग्री माइनस 1 होता है, तो बेटा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी ई। सो दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स रखी हैं। तो आई होप कि आपको ये सब इजी लगे होंगे, पसंद आए होंगे, है ना। तो ये सब डाटा आप अपने नोटबुक में लिखिए, इनको समझिए, इसको रिलैक्स मोड में इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल आपके सामने होंगे, उनको अटेम्प्ट करिए सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर हिट कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक थम्स अप लगा देना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मेरा टारगेट है आपको फिज़िक्स सिखाना। बने रहिएगा। बाय बाय।